गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशंस। सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है और कंसोलिडेशन क्या होता है। तो कंसोलिडेशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सपोज आपकी कंपनी में किसी ने 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। अगर आपकी कंपनी में किसी ने 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए तो जिसने शेयर्स खरीदे हैं उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और जिसके शेयर्स खरीदे हैं उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। अगर आपकी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी कंपनी का होल्डिंग मेरे पास रहेगा। मतलब उस सिचुएशन में भी मैं क्या हो जाऊंगा, आपकी होल्डिंग कंपनी, और आप बन जाओगे मेरी सब्सिडरी कंपनी। या फिर ऐसा होता है कि सपोज आपकी कंपनी और मेरी कंपनी दोनों ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो वहाँ पे भी एक जॉइंट वेंचर क्रिएट हो गया। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि दोनों कंपनियों को अपने अकाउंटिंग मर्ज करने पड़ते हैं। सेकेंडरी, अगर आपकी कंपनी में मेरी कंपनी ने कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट किए लाइक 30% या 40%, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि मेरी कंपनी का कुछ होल्डिंग आपकी कंपनी में रहेगा। नॉट 100% होल्डिंग बट सर्टेन टाइप ऑफ होल्डिंग जो रहेगा वो आपकी कंपनी में मेरा रहेगा। तो उसको बोला जाता है एसोसिएट्स होल्डिंग। सो 3 तरीके की होल्डिंग होगी। एक होगा जब आप 51% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करते हो। सेकंड, अगर आपने जॉइंट वेंचर किया हो। थर्ड, आपने 20-30% अगर आपने एक्वायर किया हो तो आपकी कंपनी एसोसिएट बन जाएगी। सो डिफरेंट मेथड से हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन करना रहेगा। कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे रहेगा कि कंपनी के अकाउंट्स को मर्ज कर देना है। सपोज मेरी कंपनी होल्डिंग है और आपकी कंपनी सब्सिडरी है, तो आपके फाइनल अकाउंट एंड मेरे फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर सेपरेटली प्रिपेयर होंगे, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे मुझे दोनों के अकाउंट को कंसोलिडेट करना रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंसोलिडेशन कैसे करना है। दो अकाउंट जब मर्ज करने हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप अमाउंट टू अमाउंट को मर्ज कर दो। इस तरीके से मर्जिंग नहीं करना है हमको। कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन से, कुछ प्रिंसिपल से कंसोलिडेशन अकाउंटिंग के, उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमको अकाउंटिंग कंसोलिडेट करनी है, फाइनल अकाउंट को कंसोलिडेट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके ये चैप्टर सेमेस्टर 3 में भी आता था बट सेमेस्टर 4 में ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग में डाला गया है। मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि हमारी एग्जाम में डॉलर वाली अमाउंट्स भी हो सकती है, क्योंकि अगर मेरी कोई कंपनी इंडिया में है और अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी फॉरेन में है तो सब्सिडरी कंपनी के अकाउंटिंग जो होगी वो डॉलर में होगी और इंडियन कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसकी अकाउंटिंग रुपीज़ में हुई होगी। तो डॉलर और रुपीज़ को आप तो मर्ज नहीं कर सकते, इसलिए डॉलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में। देन आफ्टर आप मर्जिंग प्रोसेस कर सकते हो, कंसोलिडेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें रहेगी, बहुत सारे स्टेप्स हमको करने रहेंगे इजीली। जैसे आप ब्रांच और होल्डिंग वाला जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था फॉरेन करेंसी वाला, उसमें जैसे आप कंसोलिडेशन करते थे वैसा कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंसोलिडेशन करने वाले हैं वो मेथड्स वाइज करने वाले हैं कि अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो किस तरीके से, अगर आप जॉइंट वेंचर हो तो अलग तरीका होगा, अगर आप एसोसिएट हो तो फिर डिफरेंट वे से करना रहेगा। तो एक एक करके हम मेथड समझेंगे। पहले आपको सारे स्टेप्स दिमाग में बिठा देने, किस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वर्किंग नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, फाइनली बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। इनिशियल 1-2 क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ मेथड को समझना है। ठीक है, चलो डिफरेंट मेथड्स जो है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। जैसे सबसे पहली मेथड बोली इन्होंने लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, जिसका दूसरा नाम है ग्रॉस मेथड। ठीक है, इसका मतलब होता है इट्स वन टाइप ऑफ होल्डिंग मेथड, ऐसा बोल सकते हो। मतलब मोर देन 51% शेयर होल्डिंग जब होती है तब ये वाली मेथड यूज की जाती है। फिर सेकंड आता है नेट कंसोलिडेशन मेथड। उसके अंदर 2 पार्ट है। एक मेथड होती है वन लाइन कंसोलिडेशन और इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको बोला जाता है एसोसिएट्स। और दूसरा जो है प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन या फिर प्रो रेटा कंसोलिडेशन, उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो 3 मेथड हुई।
एक होल्डिंग वाली, एक एसोसिएट वाली और एक जॉइंट वेंचर वाली। सबसे पहले लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन मतलब होल्डिंग वाली कंसोलिडेशन के बारे में हम समझते हैं। While solving the sums of holding and subsidiary, following working note must be ready to arrive at right transfer। मतलब जब हम होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो जितनी वर्किंग, जितने स्टेप्स में यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, अगर उतने स्टेप्स आपने रेडी कर दिए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, वेदर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिट और नॉट। मतलब 50% से ज़्यादा होल्डिंग है कि नहीं, वो परसेंटेज निकाल के चेक कर लेना है। अगर 50% से ज़्यादा है तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है, और अगर नहीं है तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिट नहीं करता। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 का नाम होगा एनालिसिस ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सपोज मैंने आपकी कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं, तो मैं आपकी कंपनी का एनालिसिस करूंगा पहले, और उसमें सबसे पहले आपका इक्विटी शेयर होल्डर का एनालिसिस मैं करूंगा। और उसमें दो तरीके के स्टेटमेंट बेसिकली बनते हैं, एनालिसिस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। मतलब स्टेप 1 में 2 स्टेप प्रिपेयर होंगे। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी दिया है तो इक्विटी और प्रेफरेंस ऐसे 2 स्टेटमेंट आपको अलग से प्रिपेयर करने, और अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, वो है इक्विटी शेयर होल्डर का। आपके एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर नहीं पूछा जाता, ठीक है, आपको इक्विटी शेयर होल्डर का ही एनालिसिस पूछा जाता है। मतलब स्टेप 1 में आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बनाने को आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। कैसे बनाना है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर जैसे ही आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है, आपको स्टेप 2 करना है, और स्टेप 2 का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का मतलब मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है या मैंने जो कंपनी खरीदी है, अगर मैंने आपकी कंपनी में 51% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की है वो कंपनी की वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो गुडविल, कम है तो कैपिटल रिजर्व। सपोज आपकी कंपनी की वैल्यू है 8 लाख और मैंने इन्वेस्ट किया 10 लाख, 2 लाख रुपए मैंने ज़्यादा दिए, मतलब क्या हुआ, गुडविल। और अगर कम दिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो फॉर्मूला सिंपली याद रखना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से प्री पार्ट आपको माइनस करना रहेगा, और डिविडेंड अगर कोई क्वेश्चन में है तो उसका भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको माइनस करना है। अच्छा, ये प्री पार्ट ऑफ इक्विटी एनालिसिस आपको कहाँ से मिलेगा, तो स्टेप 1 से मिलेगा। स्टेप 1 कैसे प्रिपेयर होने वाला है मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट पहले आप नॉर्मली स्टेप देख लो कि क्या क्या स्टेप बनने वाले हैं, उसमें क्या करना है, कैसे अमाउंट लानी है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी। जैसे ही स्टेप 2 आपका कंप्लीट होता है, अब आपको प्रिपेयर करना है स्टेप 3। स्टेप 3 का नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें आपको 2 कॉलम बना देने, एक जनरल रिजर्व का, एक P&L का। उसमें होल्डिंग कंपनी, मतलब अगर मेरी कंपनी ने आप में इन्वेस्ट किया है तो मेरी कंपनी का जनरल रिजर्व एंड P&L लिखूंगा। उसके बाद पोस्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस को ऐड करूंगा। अच्छा, ये पोस्ट पार्ट कहाँ से मिलेगा, तो ये पोस्ट पार्ट भी आपको स्टेप नंबर 1 से ही मिलेगा। सो अगर स्टेप नंबर 1 आपका गलत है तो समझ जाना स्टेप 2 और 3 भी गलत होगा। जब आपके स्टेप 1 to 3 गलत होंगे तो आपकी बैलेंस शीट रॉन्ग बनेगी। इसलिए पहले हम स्टेप 1 बनाना सीखेंगे। 1 रेडी हो गया, 2 और 3 अपने आप आपको आ जाएगा, राइट। तो ये 3 स्टेप हमको हर एक क्वेश्चन में करने रहते हैं। अच्छा, पोस्ट पार्ट के बाद और क्या लेस करना है आपको, कि अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड कोई है, क्या होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड और उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर है तो आपको क्या करना है, माइनस। और उसके अलावा अगर और कोई एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो भी आपको यहाँ पे प्लस माइनस करना रहेगा, और आपका स्टेप 3 रेडी हो जाएगा। ठीक है, 1 लाइन और प्रोपोर्शनेट वाली मेथड को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रॉस लाइन वाले क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। चलो, सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि स्टेप 1 कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। मिरेकल लिमिटेड एक कंपनी है जो एक सर्कल नाम की कंपनी को एक्वायर कर रही है 1/4/2016 को। मिरेकल कंपनी किसको एक्वायर कर रही है, सर्कल नाम की कंपनी को। कौन सी डेट को, 1/4/2016 को।
और हमको बैलेंस शीट दी हुई है दोनों कंपनियों की 31 मार्च 2017 की। अब ये जो लिखा है ना कि मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट को किया, 1/4 को, बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है, 31 मार्च को। तब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, प्री और पोस्ट क्या होता है स्टेप 1 में। देखो यहाँ पे आपको स्टेप 1 दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा फॉर्मेट स्टेप 1 का है। यहाँ पे स्टेप 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री और पोस्ट। ये प्री और पोस्ट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सिंपली समझो कि मैंने आपकी कंपनी को कब एक्वायर किया, 1/4/2016 को। साल कब खत्म होता है मेरा, 31 मार्च 2017 को, ठीक है। और साल शुरू भी कब होता है, 1/4/2016 को, खत्म कब होता है, 31 मार्च 2017 को। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 1/4/2016 को कंपनी का साल शुरू हुआ था और 1/4/2016 को ही मैंने कंपनी को खरीदा और साल खत्म कब होता है, 31 मार्च 2017 को। तो आप देखो जिस दिन कंपनी शुरू हुई, जिस दिन कंपनी का ये साल शुरू हुआ और जिस दिन मैंने कंपनी खरीदी, दोनों की डेट सेम है। मतलब साल जब शुरू हुआ तभी मैंने कंपनी खरीदी या कंपनी में इन्वेस्ट किया, बात वही हुई। तो 1/4/2016 को कंपनी का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 1/4/2016 को ही मैं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं। तो मुझे आप ये बताओ कि 1/4/2016 से 1/4/2016 तक ये जो डेट लिखी है मैंने, देखो ध्यान से देखना मैंने ये डेट सेम क्यों लिखी है और बीच में क्यों लिखी है। ये जो डेट मैंने लिखी है ये मेरी एक्विजिशन डेट है और ये जो डेट मैंने लिखी है ये साल शुरू होने की डेट है, दैट मीन्स ओपनिंग। और ये जो 31 मार्च है दैट इज क्लोजिंग। अब आप ओपनिंग डेट और एक्विजिशन डेट के बीच में टाइम पीरियड बताओ मुझे कि कितना बचा है। 1/4/2016 ओपनिंग डेट है, 1/4/2016 मेरी एक्विजिशन डेट है। तो दोनों के बीच में टाइम गैप है, कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 मंथ। फिर मैंने जब कंपनी को एक्वायर किया 1/4/2016 को, वहां से लेके 31 मार्च 2017 तक टाइम गैप है। यस, 1/4/16 से 31 मार्च 2017 तक कितने महीनों का टाइम गैप है, 12 मंथ का। तो इसको ऐसा बोला जाएगा कि जिस दिन मैं कंपनी में आया उससे पहले 0 मंथ थे और उसके बाद करंट ईयर में कितने मंथ थे, 12 मंथ। अब इसको अच्छे से समझना है तो आप देखो यहाँ पे जो 1/4 है ना उसकी जगह मैंने तारीख बदल के कर देता हूँ 1/7। मतलब साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, मैंने कंपनी में एक्विजिशन किया 1/7 को, बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को। तो अब आप देखो 1/4 से 1 जुलाई तक कितने महीने हुए, 3 मंथ होंगे। और 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 9 महीने होंगे। तो यहाँ पे प्री में आएगा 3 मंथ, पोस्ट में कितने महीने आएंगे, 9 मंथ। प्री में कितने मंथ आए, 3 मंथ, और पोस्ट में कितने आए, 9 मंथ। अब अगर मैं यहाँ पे 1/7 की जगह 1/10 कर देता हूँ तो 1/4/16 से 1/10 तक कितने महीने हुए, 6 महीने। और 1/10 से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 6 महीने। तो प्री में आएंगे 6 मंथ, पोस्ट में भी कितने आएंगे, 6 मंथ। ये आपका प्री वाला पीरियड होता है और ये आपका पोस्ट वाला पीरियड होता है। सो अगर यहाँ पे डेट 1/4 दी होती, इसका मतलब प्री में आते हैं 0 मंथ और पोस्ट में कितने मंथ आते हैं, 12 मंथ। आई होप सो आपको प्री एंड पोस्ट में कितने मंथ आते हैं वो कैलकुलेशन समझ में आ गई। आपके बैलेंस शीट की ओपनिंग डेट, एक्विजिशन डेट और क्लोजिंग डेट, ये 3 डेट के बीच का आपको गैप देखना है। ओपनिंग डेट से एक्विजिशन डेट तक का टाइम पीरियड आएगा प्री में और एक्विजिशन डेट से बैलेंस शीट डेट तक का टाइम पीरियड किस में आएगा, पोस्ट में। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये रेशियो जो निकाला हमने 0/12 या फिर 3/9 या फिर 6/6, उसका यूज क्या आएगा। तो वो देखो ध्यान से समझना, फिर आगे क्वेश्चन में तो हम समझेंगे। मैं आपको ऐसा बोलूं कि ओपनिंग में कंपनी का जो जनरल रिजर्व है वो है 10,000 और क्लोजिंग में कंपनी का जनरल रिजर्व है 25,000। ओपनिंग मतलब 1/4 को और क्लोजिंग मतलब 31 मार्च को। राइट,
जब साल शुरू हुआ तो ओपनिंग कितना था 10,000, जब साल खत्म हुआ तो क्लोजिंग में जनरल रिजर्व कितना आया 25,000। तो पूरे साल में आपने कितना जनरल रिजर्व क्रिएट किया वो पता चल जाएगा। शुरुआत में 10 था, क्लोजिंग में 25 हुआ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 15,000 का नया जनरल रिजर्व आया होगा, क्योंकि ओपनिंग प्लस करंट ईयर इज इक्वल्स टू क्या होता है क्लोजिंग। ओपनिंग में कितना है 10,000, उसमें मैं करंट ईयर का रिजर्व ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है क्लोजिंग। ये समझ में आया आपको। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जनरल रिजर्व दिया है तो करंट ईयर का जनरल रिजर्व कितना हुआ हमारा 15,000, राइट। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है कि बैलेंस शीट में 25,000 का जनरल रिजर्व है और ओपनिंग में कितना है 10,000, और अब मैं आपको बोलूं कि उसको इस प्री और पोस्ट में बांटो, तो आप कैसे बांटोगे। अगर 1-4 डेट है तो क्या, फिर 1-7 लेके भी देखेंगे और 1-10 लेके भी हम देखेंगे। अगर 1-4 के हिसाब से जाओ तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है मुझे 10,000। ओपनिंग हमेशा आपको लिखना होता है प्री में, ओपनिंग हमेशा का लिखना है आपको प्री में। तो ये वाला पार्ट जो है वो है मेरा प्री और ये वाला पार्ट जो है वो है मेरा पोस्ट। प्री में कितने मंथ आते हैं 0 मंथ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, और पोस्ट में कितने मंथ है 12 महीने, तो इसलिए पोस्ट में मैं लिख लेता हूँ 12 महीने। अब ओपनिंग में जनरल रिजर्व कितना था 10,000, वो आपको कहाँ लिखना है प्री में। अब क्लोजिंग में जनरल रिजर्व कितना है 25, और ड्यूरिंग द ईयर का जनरल रिजर्व कितना आया था हमारा 15,000 आया था। ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 25 है, तो करंट ईयर का कितना हुआ 15,000। वो करंट ईयर का जो 15,000 है ना, वो आपको इस 0 और 12 के रेशियो में बांटना है। जब 15,000 को आप 0 और 12 के रेशियो में बांटोगे तो 0 वाला पोर्शन प्री में जाएगा, मतलब 0 के हिसाब से तो 0 ही आएगा, और जो पोस्ट में जाएगा वो 12 के हिसाब से जाएगा, मतलब पूरा का पूरा किस में जाएगा पोस्ट में। मतलब ओपनिंग हमेशा कहाँ लिखना है प्री में। फिर जो करंट ईयर की अमाउंट होती है उसको आपको प्री और पोस्ट के रेशियो में बांट देना है। जैसे 0 और 12 था तो करंट ईयर का 15,000, जिसमें से हमने 0 मंथ वाली अमाउंट प्री में लिखी, दैट मीन्स 0, और बाकी 12 महीनों वाली अमाउंट कहाँ लिखी हमने पोस्ट में। चलो अब मैं यहाँ पे 1-4 की जगह कर देता हूँ 1-7 आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 मंथ और यहाँ पे हो जाएंगे 9 मंथ। यहाँ पे प्री में मैं लिखूंगा 3 मंथ और पोस्ट में लिखूंगा मैं 9 मंथ। ओके, अब देखते हैं कि जनरल रिजर्व को कैसे रिकॉर्ड करना है। ओपनिंग तो हमेशा कहाँ लिखना है आपको प्री में, तो ओपनिंग जो था मेरे पास 10,000 वो तो मैंने कहाँ लिख लिया प्री में। अब मेरे पास करंट ईयर का कितना है 15,000, 15,000 को 3:9 में आप बांट दो, तो 15,000 को 3:9 में बांटूंगा तो 3 वाले पोर्शन की अमाउंट आएगी 3,750 और पोस्ट वाले की अमाउंट आएगी 11,250। 15,000 को 3 और 9 में मैं बांटूंगा तो प्री वाली अमाउंट 3 मंथ वाली अमाउंट 3,750, 3 मंथ मतलब प्री में डालना है और बाकी बचा हुआ 9 मंथ का मतलब पोस्ट में डालना है। तो जैसे वहाँ पे 0 और 15,000 आया था, अगर मैं 3 महीने का रेशियो लेता हूँ तो 3 मंथ वाला अमाउंट किस में डालना है प्री में। क्यों, क्योंकि मैं तो कंपनी में कब आया 1 जुलाई को, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का जो जनरल रिजर्व होगा वो मेरे आने से पहले का है, क्योंकि मैं तो 1-7 को आया था। तो मेरे आने से पहले का जो भी होगा वो कहाँ लिखना होता है हमको प्री में, और मेरे आने के बाद मतलब 1-7 से 31 मार्च तक मेरे आने के बाद कितने महीने हैं 9 महीने, तो वो मुझे कहाँ लिखना है पोस्ट में। अगर यहाँ पे 1-7 की जगह होता हमारा 1-10 तो यहाँ पे मेरे मंथ हो जाते हैं 6, यहाँ पे भी कितने हो जाते हैं 6, यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 6 मंथ और यहाँ पे पोस्ट में लिख लेता हूँ मैं 6 मंथ। ओके, अब देखो ओपनिंग तो आपको हमेशा कहाँ लिखना है प्री में। करंट ईयर का कितना 15,000, 15,000 को 6 और 6 में हम बांटेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 7,500 प्री में डालेंगे और 7,500 पोस्ट में। तो समझ में आया प्री और पोस्ट का जो हमने रेशियो निकाला, वो एक तो रेशियो कैसे निकाला डेट के हिसाब से, फिर जो भी अमाउंट करंट ईयर की होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देनी है, प्री में और पोस्ट में। इज दैट क्लियर। तो ये खास चीज़ मुझे आपको समझानी थी जो मैंने आपको समझाई यहाँ पे। अब मैं आपको एक बार स्टेप 1 ऐसे ही ओरली समझा रहा हूँ। स्टेप 1 हम हमारी सब्सिडरी कंपनी का एनालिसिस करेंगे,
एनालिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री और पोस्ट में। प्री और पोस्ट कैसे पता चलेगा? डेट ऑफ एक्विजिशन से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है स्टेप 2। स्टेप 1 कैसे करना है वो जब हम करेंगे तभी आपको क्लेरिफाई होगा। स्टेप 2 में आप देखो गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करना है, प्री पार्ट। और फिर स्टेप 3 क्या था हमारा, जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल अकाउंट, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल अकाउंट, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल लिखना है, होल्डिंग कंपनी एंड पोस्ट पार्ट को उसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा स्टेप 3। जैसे ही आपका स्टेप 1 2 3 खत्म होता है उसके बाद ही आप बैलेंस शीट बना सकते हो। बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले लेक्चर में जब मैं पहला क्वेश्चन करवाऊं तब आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है, कैसे मैं उसकी इफेक्ट स्टेप 1 2 3 में दे रहा हूँ, कैसे मैं उसके बेस पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ, वो अच्छे से समझ लेना। फिर उसी के जैसे सिमिलर वैरायटी के 2-3 क्वेश्चन हम और करेंगे जो आपको होमवर्क में करने रहेंगे। क्यों करने रहेंगे? स्टेप 1 2 3 के ऊपर ग्रिप लाने के लिए। एक बार सिमिलर टाइप के 2-3 क्वेश्चन करने के बाद जब स्टेप 1 2 3 कैसे बनाना है उस पर आपको ग्रिप आ जाएगी, फिर हम चौथे 5वें क्वेश्चन से उसमें वैरायटी ऐड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमको स्टेप 1 2 और 3 प्रिपेयर करना है। इसलिए पहली प्रायोरिटी स्टेप 1 2 3 कैसे प्रिपेयर करना है वो हमको देखना रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना रख लेते हैं। अगले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और